पूरे तरीके से ये चुनाव एक तरह से मैं कहूंगी एसआईआर के और वोट चोरी के, और राहुल गांधी ने जैसे कहा कि सरकार चोरी के जो काला साया है उसमें ये चुनाव हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार का चुनाव जनता जो मत देगी, जो वोट देगी, उसके आधार पर तय होगा या कुछ और, क्योंकि एसआईआर के बाद आपने स्वयं कहा काली छाया एसआईआर की, तो एसआईआर के तत्काल बाद ये चुनाव हो रहा है। डाउट नहीं रह गया है तंत्र का। आपको हमको जहां तक रिपोर्ट में गया तो सुना था कि सारे एसडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसपी को पहले ही से क्या तो मैसेज कर दिया गया है कि चुनाव कैसे करवाने हैं, पारामिलिट्री फोर्स किस तरह से लगाने हैं, कहां पर किस बूथों का पर किस तरह से मैनेज किया जाएगा। प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो पहले मौजूद नहीं था, तो इसलिए प्रशांत किशोर का प्रदर्शन कैसा होगा इस पर निर्भर करेगा कि जनसुराज कितने वोट ले पाती है, कितने वोट काट पाती है, कितनी सीटें बना पाती है और कितनी सीटें बिगाड़ पाती है। कि वो बहुत महान नेता हैं, बिहार को बदल देंगे, वो ईएमएस नंबूदिरीपाद और अच्युत मेनन जैसे केरल को बदल दिया दो लोगों ने, उसी तरह से बिहार को बिल्कुल बदल डालेंगे। ये एक रेखांकन उनका हुआ है। और ऐसा लगता था कि वहां लोग इसको अपना अधिकार मान रहे हैं, वो महिलाएं, कि हमें 10,000 मिला तो नीतीश को वोट जाएगा, इन्हें नहीं मिला, यानी देवरानी को नहीं मिला, जेठानी को मिल गया, बड़ी बहन को नहीं मिला, छोटी बहन को मिल गया। तो इस तरह से आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी तो एक वोटों का डिवीजन होगा, या आपको लगता है कि अभी भी ये एक गेम चेंजर है कि 10,000 रुपया अकाउंट में आ चुका है? इस चुनाव में मैं इजाफा नहीं देखता हूं, मैं यही देखता हूं कि उनका वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इंटैक्ट है। ये मैं नहीं मानता कि कोई डिफरेंस क्रिएट कर देगा उस रिजल्ट के आधार। ऑलरेडी वो मिलते रहा है, अब फिर उनको सबसे ज्यादा वुमेन का वोट डिफरेंट सेक्शन से मिलेगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है, सांसें थम गई हैं। चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। इस बिहार के चुनाव में दो एक्स फैक्टर बताए जा रहे हैं। पहले है एंट्री, जो प्रशांत किशोर की एंट्री है इस चुनाव में, और दूसरे 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाने की। अब ये दोनों चीजें किस तरह से असर डालती हैं? प्रशांत किशोर क्या ये असर डालेंगे कि वो एनडीए के वोट में चोरी करेंगे या सेंध डालेंगे उधर जो इंडिया ब्लॉक का है? उस पर बहुत निर्भर करने जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होने जा रही है कि जो 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए हैं, बताया जाता है लगभग 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वो दूसरी जो महिलाएं हैं लाखों जिनके खाते में नहीं पहुंचे हैं, क्या वो नाराज महिलाएं नीतीश कुमार से अपना मुंह मोड़ लेंगी? ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसके अलावा पूरे तरीके से ये चुनाव एक तरह से मैं कहूंगी एसआईआर के और वोट चोरी के, और राहुल गांधी ने जैसे कहा कि सरकार चोरी के जो काला साया है उसमें ये चुनाव हो रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता में इस बात की पूरे तरीके से जागरूकता है कि ये सब हो रहा है। तो इस चुनाव को भी हम देखेंगे कि वोट चोरी के बाद, वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का भी टेस्ट होगा ये कि वो किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब होता है या नाकाम होता है। बिहार चुनाव पर पैनी नजर रखने वाले दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, उर्मिलेश और साथ ही नलिन वर्मा। स्वागत है आप दोनों का। चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पे हम बातचीत कर रहे हैं। हफ्तों से इस चुनाव को देखने, समझने, परखने की कोशिश हो रही थी, और जैसे मैंने कहा कि एसआईआर के काले बादलों के तले ये चुनाव हो रहा है। फिलहाल क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है चुनावी समीकरणों के मद्देनजर? तो मैं इस डिस्क्लेमर के साथ अपनी बात शुरू करता हूं कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो आकलन है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैं तो दूर से देख रहा हूं और जो रिपोर्ट कर रहे हैं लोग उनके आधार पर अपने नतीजे निकाल रहा हूं। तो एक विश्लेषक के तौर पे कह सकते हो आप कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी लड़ाई है, और इस अच्छी लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना इसलिए कठिन है क्योंकि जनादेश के आधार पर ही अगर जीत और हार होती, जनता के मत के हिसाब से लोग किसको कितना पसंद कर रहे हैं इसके आधार पर अगर जीत और हार होती आज के दौर में, तो मैं कह सकता था। लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कितना मैनेज किया जाएगा चुनाव, कितना वो सिस्टम काम करेगा, जिसके बारे में राहुल गांधी ने आज कोट किया है किसी बड़े हरियाणा के नेता का बयान, कि एक व्यवस्था सब ठीक हो गई है। तो अब व्यवस्था पता नहीं हरियाणा में ठीक हो गई है, अरे हरियाणा की तरफ कहीं बिहार में भी ठीक ना हो जाए, तो ये एक समस्या है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार का चुनाव जनता जो मत देगी, जो वोट देगी, उसके आधार पर तय होगा या कुछ और, क्योंकि एसआईआर के बाद आपने स्वयं कहा काली छाया एसआईआर की,
तो एसआईआर के तत्काल बाद ये चुनाव हो रहा है। अभी गांव के गरीब लोगों को, जिनको गरीब गुरबा कहते हैं बिहार में, उनमें 90% लोगों को नहीं मालूम होगा कि वो वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। अब जब, मुझे तो अनुमान है कि ज्यादातर लोग होंगे, लेकिन जो लोग नहीं होंगे वो मेरी पत्नी की तरह और मेरी बेटी की तरह आई मीन सेंटर से लौट आएंगे, जो जो क्या बोलते हैं, जहां मतदान केंद्र बना हुआ है। मुझे याद है कि हम लोग पिछली बार गए तो मेरा और मेरी बेटी का तो, मेरे बेटे का तो वोट था, लेकिन मेरी बीवी का और मेरी बेटी का वोट ही नहीं था। जबकि वो चार लोग हमेशा मतदान करते आ रहे हैं बहुत समय से, और वोटर लिस्ट में हम लोगों का चारों का नाम है। लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्ति का, जो दिल्ली के एनसीआर में रहता है, जब उसके परिवार के आधे लोगों का नाम काटा जा सकता है, तब आप सोच सकती हैं कि गांव में कितना होता होगा ये गड़बड़ी। और फिर बाद में मैंने पता किया कि सोसाइटी में जो लोग आए थे उनको चारों लोगों का सारा आई कार्ड वगैरह दिखाया गया था, और फिर से उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था, हम लोगों के नाम इंक्लूड कर लिया गया था नाम, लेकिन कट गया। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है खेल। इसमें क्या सूरत हाल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में मेरे हिसाब से अगर ये चुनाव निष्पक्ष हो तो महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। निष्पक्ष हो, जी हाँ, और इतनी सशर्त, और ये बात जो है शर्त के साथ कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष हो, और इसी अगर में मुझे लगता है उर्मिलेश जी सारा जवाब छिपा हुआ है। नरेंद्र वर्मा जी, ये बताइए, फिलहाल जिस तरह उर्मिलेश जी कह रहे हैं, मैं भी वहां पे जब लोगों से बातचीत कर रही थी तो बड़ी तादाद में, यानी पिछला भी चुनाव आप देख लीजिए, 2025 नहीं 2020 में भी पूरा बिहार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार था। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, गांव देहात में, शहर में, मॉल में, बाजारों में, अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह तेजस्वी यादव की जय जयकार थी और बिहार तैयार था। जरा सी कसर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए। इस चुनाव में अगर हम इसका तापमान देखने की कोशिश करें, और इस अगर को मैं साथ में लेके चल रही हूँ जो उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होता है, जो पिछले चुनाव में शायद इस तरह की धांधली, बाद में ये जरूर कहा गया कि कुछ सीटों को मैनेज किया गया, बहुत कम फासले के साथ दोनों गठबंधन आए थे, दोनों को 37-37% वोट मिले थे, उसमें भी थोड़ा आरोप था। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आप किस तरह से देख रहे हैं, सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं हम चुनाव से? जी अरफा, इस चुनाव में मैं गया था कुछ दिन पहले, और 2-4 दिन 140-150 किलोमीटर की यात्रा मैंने पटना से लेकर अपने गांव तक किया था। तो ये सेंस तो हमको है। आपका जो पहला प्रश्न में ही इसका रिजल्ट छिपा छिपा हुआ है कि वहां पर बोरियत या बोर्डम या उत्साह नहीं है। मैंने भी देखा इस बात को। हमको लगता है कि होपलेसनेस इतना ज्यादा वहां इंट्रेंस्ड हो गया है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों के बीच में, कि भाई 2020 में सरकार नहीं बनना महागठबंधन का, ये जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता था उस समय। लेकिन 12,000 मतों का अंतर हो गया, उससे 10-12 सीटों का अंतर हो गया, जिससे सरकार नहीं बनी थी। जो बोरिंग एक तरह से नीतीश कुमार के बारे में जितना भी कैलकुलेशंस आप कर लीजिए, एनडीए में तो बीजेपी क्या कर रहा है, लेकिन फैक्ट है कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। विगत 5 वर्षों में लगातार सारे फ्रंट पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं आपको, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इंडिकेटर हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट का इंडिकेटर हो, ये उस पर हर फ्रंट पर सरकार वहां पर फेल रही है। ये इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि नीतीश कुमार ने पहले अपने प्रारंभिक दिनों में काफी अच्छे काम किए हैं, आपको सारे फ्रंट पर, ये 5 वर्षों में, विगत 5-10 वर्षों में बहुत ही हर फ्रंट पर फेलियर की स्थिति रही है, जिसमें ओवरऑल पीपुल जो है वो डिसइंचेंटेड है इस सरकार से। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का अपना जो रिश्ता है, वो सारे लोग आप जान रहे हो कि रस्सा कस्सी का इधर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, किसी तरह से इनको हम हटा दें, इनको सीएम नहीं बनने दें, नॉन कमिटल हो करके। तो ये कब्जा वाली जो स्थिति है कि हम कब्जा वो केवल बिहार को ही नहीं करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार के पार्टी को ऑलरेडी कब्जा करके फिर नीतीश कुमार को भी कब्जा कर सकते हैं वो लोग। लेकिन जमीनी स्तर पर जो भी उत्साह लोगों में बचा हुआ है, वो उत्साह परिवर्तन के लिए ही आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर। जब लोगों से बात करेंगे तो ठीक है, नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलेंगे, किसी से जब बात करेंगे तो उत्साह में कमी है, इसलिए कि जब लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं होती है तो निराशा उसमें घर करता है कि भाई क्या हो जाएगा। रुबलेश ने एक बात कही कि भाई, रुबलेश ने नहीं कही, सारे लोग जान रहे हैं कि भाई हरियाणा में या महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये काली छाया है। ये अब एक
एक डाउट नहीं रह गया है तंत्र का। आपको हमको जहां तक रिपोर्ट में गया तो सुना था कि सारे एसडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसपी को पहले ही से क्या तो मैसेज कर दिया गया है कि चुनाव कैसे करवाने हैं, पारामिलिट्री फोर्स किस तरह से लगाने हैं, कहां पर किस बूथों का पर किस तरह से मैनेज किया जाएगा। ईवीएम के भीतर तो हम लोग गए नहीं है, लेकिन ये कहां तक राहुल गांधी तो बोल रहे हैं, उनके एविडेंस के आधार पर बोल रहे होंगे। ये लोगों के दिमाग में है कि हम अपने गांव में भी, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि पता नहीं हम वोट कहाँ देंगे और वोट कहाँ जाएगा। इस तरह की आम चर्चा है। इसमें होता क्या है कि नैराश्य घेरता है आदमी के अंदर कि भाई हम जो करेंगे वही होगा कि नहीं होगा, हम लाना किसी को चाहते हैं कोई और आ जाए। इस तरह की चर्चा आम ग्रासरूट्स लेवल पर लोग करते हुए दिखाई देते हैं। तब ऐसे केस में आपको मूल्यांकन करना कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग 1989, उर्मिलेश हमसे सीनियर हैं, वो पहले से चुनाव कवर कर रहे होंगे। मैं भी 1989 से पहला चुनाव कवर किया था लोकसभा का। नीतीश कुमार के साथ हम गए थे उनके गाड़ी में बैठ करके, पहला मेरा चुनाव था लोकसभा, तब से मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ। लेकिन विगत 2 चुनावों से जो जिस तरह से लोग बात करते हैं उस तरह से लोग बात नहीं करते थे। आदमी जाता था, बात करता था, उनको लगता था कि हम यहाँ वोट देंगे, वो भले किसी पार्टी के समर्थक, उनको लगता था कि हम वोट देंगे, तो वो जो बोलते थे लगता कि हम अपनी बात बोल रहे हैं। अभी लोगों को लगता ही नहीं है कि हम जो वोट देंगे, इसी में सारा डाउट लोगों में छिपा रहता है कि हम वोट देंगे, हम तो वोट दे देंगे तो होगा पता ना क्या होगा इसके बाद से। ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मैं 2 सवाल आगे लाना चाहती हूँ। जी, उर्मिलेश जी और नलिन जी, मैं 2 सवाल लाना चाहती हूँ। पहली बड़ी बात तो है 10,000 का कमाल, 10,000 जो वोटर को रिश्वत दी गई है। उसके बाद मैं प्रशांत किशोर के सवाल पे आऊंगी। तो पहले उर्मिलेश जी, प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो पहले मौजूद नहीं था, तो इसलिए प्रशांत किशोर का प्रदर्शन कैसा होगा इस पर निर्भर करेगा कि जन स्वराज कितने वोट ले पाती है, कितने वोट काट पाती है, कितनी सीटें बना पाती है और कितनी सीटें बिगाड़ पाती है। आपको लगता है कि इतना बड़ा फैक्टर बन के उभर रहे हैं प्रशांत किशोर? मैं आपको एक सैंपल ये देना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू मैंने एक दिन पहले पब्लिश किया और उसमें कई हजार लोगों के कमेंट्स आए हैं और ज्यादातर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो अगर इसको एक पैमाना आप मान लें तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को के नतीजों को डिसरप्ट करने के लिए, उथल पुथल करने के लिए काफी है। उर्मिलेश जी, देखिए, अपने देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविजन है, बड़े अखबार हैं, वेबसाइटें हैं जो अधिक चलने वाली, यूट्यूब चैनल हैं, इन सब में एक समानता है, और वो समानता है ये कि इसको डोमिनेट करता है अपर कास्ट हिंदू। और अपर कास्ट हिंदू जो है वो न्याय के मामले में, ऑब्जेक्टिविटी के मामले में एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी हार्टलैंड का, जो आइडियोलॉजिकली अपने को करेक्ट न कर चुका हो पहले से, वह स्वाभाविक रूप से अन्याय के साथ खड़ा होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि शोषण की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया को वो सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखता आया है। तो इसलिए वो मिजाज या एक नजरिया उस तरह का नहीं उसके पास है जो क्रिटिकल होकर चीजों को देखे। और यही कारण है कि आप देखिए, एक मैं तुलना करूंगा नीतीश कुमार जी, मैं आऊंगा प्रशांत जी पर, थोड़ा सा वक्त दीजिए, कि नीतीश कुमार बिहार के अपर कास्ट समाज को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वो गलतियां भी करें, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स करें, तो भी उनको गालियां नहीं मिलेंगी। और अगर लालू प्रसाद यादव बहुत सौम्य और सहज ढंग से भी पेश आवे, भले थोड़ा सा वो हंसमुख हैं, हंसोड़ हैं, मजाकिया हैं, लेकिन कोई गड़बड़ी न करें, जो गड़बड़ियां हाल के वर्षों में नीतीश जी कर देते हैं सामाजिक समारोहों में, राजनीतिक समारोहों में, और सब देखते हैं लोग, अगर वैसा लालू प्रसाद कर देते तो इनका तो जीना हराम कर देते लोग। इतना बुरा हाल इनका होता कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव जैसे मुखर एक व्यक्ति को दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए बोलता रहा है। उन्होंने कितना किया नहीं किया वो अलग कहानी है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने इतना सारा कर दिया जिसकी वजह से बहुत वो नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने आवाज दी, दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को आवाज दी, माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट किया और उनको पार्टिसिपेशन भी दिया, जो अद्भुत है अपने आप में। लेकिन इसलिए नाराजगी लालू प्रसाद से ज्यादा होती है, या लालू प्रसाद जैसे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि वे
वो मुखर है। अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं और आप मुखर नहीं हैं, आप चुपचाप रहते हैं और बताते हैं कि नहीं ब्राह्मणवाद में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आप मत कहिए ऐसी बात, ये ठीक नहीं है, अपर कास्ट के डोमिनेशन को चुनौती मत दीजिए, स्वीकार करके और आप उसमें समाहित हो जाइए, आप उस धारा में, उस धारा के पार्ट बन जाइए, आप जी हुजूरी कीजिए, तब सही है। हम तो गांव के हैं, गांव में भी यही देखा है हमने। तो नीतीश कुमार जी के प्रति ये जो भाव दिखता है अपर कास्ट का, न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार में भी, वो इसी के कारण है क्योंकि वो अपर कास्ट के बैकवर्ड लीडर है। वो अपर कास्ट के बैकवर्ड वो लीडर है जिन्होंने बैकवर्ड्स के और दलितों के बैकवर्ड लीडर को रिप्लेस किया है। और वो जो लालू प्रसाद हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से बहुत सारी चीजें गड़बड़ की और जिसका फायदा उन लोगों को मिल गया। अगर वो भी अन्ना दुराई की तरह, वो भी अगर आई मीन जैसे अभी आप देख लीजिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, इन लोगों की तरह, करुणानिधि की तरह अगर जम करके बहुत सारे हलकों में सामाजिक सुधार के काम किए होते और ज्यादा करेक्शन किया होता है एजुकेशन सिस्टम का, और दलितों, आदिवासी, ओबीसी के बीच से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स, ज्यादा समझदार लोग आगे आए होते, तो शायद ये समस्या नहीं होती। लेकिन बिहार में तो ऐसी स्थिति है कि वहां तो लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ है। तो जब लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ तो लोग आएंगे कैसे? तो अब मैं आता हूं प्रशांत किशोर पर। ये आप ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो प्रशांत किशोर जी संयोगवश अपर कास्ट से आते हैं। भारत के मीडिया ने, खासकर नॉर्थ इंडिया के मीडिया ने, जो दिल्ली में बैठता है, जो नोएडा में बैठता है, उसने उनकी जो भव्य मूर्ति स्थापित की है पूरे लोगों, समाज के लोगों के बीच, दलित के बीच भी, आदिवासी के बीच भी, ओबीसी के, क्योंकि सारे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं वही। आप वेबसाइटों को देख लीजिए, जो इंडिपेंडेंट मीडिया अपने को कहता है और जो गोदी मीडिया जो कहता है, टेलीविजन चैनल, सब में उनके बारे में एक जैसी भावना है, एक जैसी भावना है कि वो बहुत महान नेता हैं, बिहार को बदल देंगे। वो ईएमएस नंबूदिरिपाद और अच्युत मेनन जैसे केरल को बदल दिया दो लोगों ने, उसी तरह से बिहार को बिल्कुल बदल डालेंगे। ये एक रेखांकन उनका हुआ है। क्या ऐसा रेखांकन सिद्धारमैया का कभी हुआ? करुणानिधि का मीडिया ने कभी किया? अच्युतानंदन का किया? पिनरई विजयन का किया? ईएमएस नंबूदिरिपाद का भी किया क्या? कभी नहीं किया। ईएमएस नंबूदिरिपाद ने केरल में जब लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन बिल लाया था, उस समय उनके खिलाफ इतनी ज्यादा मीडिया में भड़ास निकाली जा रही थी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती हैं। उनको देशद्रोही कहा जा रहा था, एंटी नेशनल, ये वो तमाम चीजें कही जा रही थी, जबकि वो तो ब्राह्मण थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी के बारे में और मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय ये कि इस देश के इंडिपेंडेंट मीडिया और गोदी मीडिया सबके वो एक ऐसी मूर्ति के रूप में गढ़ा गया बिहार को, जो अकल्पनीय है बिहार की हिस्ट्री में। बिल्कुल, और ये बहुत हैरानी की बात है कि मीडिया के वो ऐसे डार्लिंग बने हुए हैं, और अभी से नहीं, अब की बार मोदी सरकार के नारे के बाद से 10 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। जिस भी फॉर्म और शक्ल में हमारे सामने वो आते हैं, वो पूरे तरीके से, आपने जैसे कहा कि एक मूर्ति की तरह लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं, नलिन जी, चूंकि प्रशांत किशोर पर चर्चा हो चुकी है, समय मेरे पास कम है, कि दूसरा एक जो गेम चेंजर बार बार बताया गया, 10,000 का फॉर्मूला। मैंने बिहार के कुछ गाँव में जाके वहां सफर की यात्रा की और लोगों से बातचीत की। उसमें एक तादाद जरूर महिलाओं की ऐसी थी जिनको 10,000 मिले और वो खुश भी थी इस बात को लेके, लेकिन एक बड़ी तादाद उन महिलाओं की भी थी जिनको नहीं मिले और वो खफा थी। और ऐसा लगता था कि वहां लोग इसको अपना अधिकार मान रहे हैं, वो महिलाएं, कि हमें 10,000 मिला तो नीतीश को वोट जाएगा, इन्हें नहीं मिला, यानी देवरानी को नहीं मिला, जेठानी को मिल गया, बड़ी बहन को नहीं मिला, छोटी बहन को मिल गया। तो इस तरह से आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी तो एक वोटों का डिवीजन होगा, या आपको लगता है कि अभी भी ये एक गेम चेंजर है कि 10,000 रुपया अकाउंट में आ चुका है? अर्थात देखिए, मैं इसको दूसरे तरह से सोचता हूँ। नीतीश कुमार जी की विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, एक स्पष्ट तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास है, और वो इस 10,000 के मिल जाने से या नहीं मिल जाने से, उसमें अपरेंटली ऑप्टिक्स में लग रहा है कि मिल गया है इसलिए वोट दे देंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार एज ए लीडर, विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके पास सबसे बड़ी है, डिफरेंट बैकग्राउंड में वर्क के चलते विमेन के लिए जो उन्होंने काम किया है, साइकिल योजना से उन्होंने शुरू किया, जीविका दीदी, आशा वर्कर्स, 2020 में जो भी परसेंटेज ऑफ उनके वोट है, जो भी वोट उनको मिले हैं, उसमें विमेन का बहुत ही प्रिपोंडरेंट नंबर है, अच्छा नंबर है उसका। तो वो 2020 में भी जो जो भी 43 सीट मिले या पहले जो भी सीट मिले, उनको ऑप्टिमम विमेन इन कंपैरिजन टू आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, विमेन के वोट उनको ज्यादा मिलते हैं।
और इस चुनाव में मैं इजाफा नहीं देखता हूं, मैं यही देखता हूं कि उनका वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इंटैक्ट है। ये मैं नहीं मानता कि कोई डिफरेंस क्रिएट कर देगा उनके उस रिजल्ट के आधार, ऑलरेडी वो मिलते रहा है। अब फिर उनको सबसे ज्यादा वुमेन का वोट डिफरेंट सेक्शन से मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज पास्ट प्रेजेंट। और ये लाडली बहन योजना की तरह नहीं है कि इन्होंने सडनली कुछ दे दिया है। उन्होंने पहले 50% रिजर्वेशन किया लोकल बॉडीज में, पंचायत में वुमेन के लिए 35% उन्होंने जॉब में रिजर्व किया। आज बिहार के रोड्स पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वुमेन कांस्टेबल, कभी सोच भी नहीं सकता था कि बिहार जैसे फ्यूडल स्टेट में कोई वुमेन कांस्टेबल बनेगी। स्कूल में बच्चियां नहीं जाती थी पहले हमारे जमाने में, अब स्कूल में बच्चियां जाती हैं घड़ी लगा करके, साइकिल लेकर के, और वुमेन कांस्टेबल का नंबर देख रहे हैं। तो वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने नर्स किया है, बनाया है, और वो 10,000 रुपया जो मिला है ठीक है, वो उसमें ऐड किया है, लेकिन उससे ओवरऑल परसेंटेज ऑफ नीतीश कुमार के वोट में मैं कोई बहुत अंतर नहीं देखता हूं, वो वोट उनके पास है। बिल्कुल। तो ये बेहतरीन आपने बात कही है। बिल्कुल आखिरी कमेंट उर्मिलेश जी, और आप दोनों से मैं चाहूंगी कि बिहार के जो नतीजे हैं, क्या आपको लगता है इसका ओवरऑल देश की राजनीति पर असर पड़ने वाला है जिस भी तरफ जाता है ये नतीजा? संक्षेप में बिल्कुल उर्मिलेश जी, 30 सेकंड। नहीं, देखिए, इसका तो असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि बिहार का जब भी कोई चुनाव होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, इसका भी पड़ेगा। और अगर इस जनता का जो अभी विचार या भावना दिखाई दे रही है लोगों के बीच, अगर उसके बिल्कुल उलट अगर आया तो इसका बहुत रिएक्शन भी होगा, ऐसा लगता है मुझे। जी नरेंद्र जी। जी, बिहार के रिजल्ट का जो 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 इम्प्लीकेशन होगा वो पूरे देश में फील किया जाएगा। और इन द पास्ट जितने भी इलेक्शंस हुए हैं बिहार में, उसके लार्जर इम्पैक्ट हुए हैं देश के ऊपर। 2015 का चुनाव देखिए, उसका बहुत लार्जर इम्पैक्ट हुआ था। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने इकट्ठा होकर 2014 में लैंडस्लाइड विक्ट्री मोदी की हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने हरा दिया था। तो इस तरह से इसका इसका असर पड़ेगा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा इसका जो भी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।